धूप तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। धूप तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में जो तुम भी निकल सको तो चलो। भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। जो तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। भीड़ तो बहुत होगी जो चल सको तो चलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य में जो हम यूनिट 4 को शुरू किए थे, वैचारिक पृष्ठभूमि जिसका नाम है, आज उसके चौथे नंबर की क्लास है, 4 नंबर की क्लास है, जिसमें हम अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, दोनों दर्शन को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। इससे पहले हम 3 क्लासें ले चुके हैं जिसमें हमने बेसिक जाना, उसके बाद में वैचारिक पृष्ठभूमि क्यों पढ़ते हैं, उसकी महत्वता क्या है वो जाना, उसके बाद हिंदी खड़ी बोली आंदोलन दोनों देखे, हिंदी आंदोलन या हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन दोनों को जाना। गांधीवादी दर्शन को पिछली क्लास में हमने देखा। आज की क्लास हमारी अंबेडकर दर्शन और लोहिया दर्शन पर होगी। उम्मीद करता हूं क्लास में अंत तक बने रहेंगे, ईमानदारी से क्लास को अटेंड करेंगे, नोट्स बनाते हुए साथ साथ चलेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को, अपनी इस वीडियो को सभी दोस्तों तक, जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास शेयर करें जो कि कौन हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो। और पहले जो फर्स्ट पेपर है हमारा, फर्स्ट पेपर की जो पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, वो भी अपने इस चैनल पर ही कंप्लीट हो चुकी है। उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी 1-2 दिन क्वेश्चन चलेंगे, फिर हम दूसरी यूनिट पर चलेंगे। कौन सी यूनिट? रिसर्च एप्टीट्यूड को शुरू करेंगे। बहुत अच्छे से डिटेल में क्लासें हुई हैं, डिटेल में यूनिट हुई है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको मालूम होगा कितने अच्छे से क्लासें हुई हैं। तो कंप्लीट यूनिट हो चुकी है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। और शुरू करते हैं लोहिया दर्शन और अंबेडकर दर्शन को। अंबेडकरवाद को देखते हैं, अंबेडकर दर्शन को देखेंगे। असल में अंबेडकरवाद क्या है, हम इस टॉपिक में अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में जानेंगे, उनकी विचारधारा के बारे में जानेंगे, उनकी विचारधारा का हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान रहा है उसको जानेंगे। संपूर्ण उनके जीवन को हम यहां नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि वो ऐतिहासिक मुद्दा है, ऐतिहासिक टॉपिक है, राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक टॉपिक है। हम उनके संपूर्ण जीवन में से, संपूर्ण विचारधारा में से उसको पढ़ेंगे, उस विचारधारा को पढ़ेंगे जो विचारधारा, जो तथ्य, जो पॉइंट हमारे हिंदी साहित्य में योगदान देते हैं, हमारे हिंदी साहित्य को पथ प्रशस्त करते हैं, हमारे हिंदी साहित्य को एक रूप देते हैं, हमारे हिंदी साहित्य को विकसित होने में बढ़ावा देते हैं। हम उन सभी पॉइंट को, उन सभी तथ्यों को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से जुड़े हुए हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो दर्शन है, जिसको हम अंबेडकरवाद कहते हैं, वो क्या है, किस तरह से उसने हिंदी साहित्य में योगदान दिया है, किस किस कवि ने हिंदी साहित्य में अंबेडकरवादी दर्शन को अपनी रचनाओं में रखा है। जैसे हम पीछे पढ़कर आए हैं, हम पढ़ते हैं गांधीवादी दर्शन, हम पढ़ते हैं मार्क्सवादी दर्शन, हम पढ़ते हैं मनोविश्लेषणवादी दर्शन, हम पढ़ेंगे लोहियावादी दर्शन। तो ये सब दर्शन पढ़ने का जो हमारा मकसद होता है, मतलब इस पूरी टॉपिक को, पूरी यूनिट को पढ़ने का जो हमारा मेन उद्देश्य, मेन मकसद होता है, वो यही होता है कि इस विचारधाराओं के ऊपर, किस किस विचारधारा पर किस किस कवि ने रचनाएं की हैं। जैसे गांधीवादी दर्शन में अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन से कवि आते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, कौन? मैथिली शरण गुप्त, त्रिशूल, त्रिशूल किसको बोलते हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेह को,
सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सब कवि आते हैं जिन्होंने गांधीवादी दर्शन को अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में रखा है और गांधीवादी दर्शन को बढ़ाया है। बात करें मार्क्सवादी दर्शन की, मार्क्सवाद पर हम पूरा का पूरा जो हमारा प्रगतिवादी विचारधारा है या प्रगतिवाद है उसको हम देखते हैं। आधुनिक काल में जो प्रगतिवाद हमारा चलता है उसको पूरी विचारधारा किस पर है? मार्क्सवाद पर है। मार्क्सवाद को फॉलो करती है, मार्क्सवाद को बढ़ाती है, मार्क्सवाद का बढ़ावा देती है। बात करें मनोविश्लेषणवाद पर अगर हम देखें तो वहां हम अज्ञेय को पढ़ते हैं। अज्ञेय की रचनाओं में मनोविश्लेषणवाद दिखता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक फ्रायड हैं, सिगमंड फ्रायड हैं। उन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का जनक दिया है। क्या दिया है? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। तो वहाँ हम अज्ञेय को पढ़ते हैं, जैनेंद्र को पढ़ते हैं, इलाचंद्र जोशी को पढ़ते हैं। इन सभी कवियों की कविताओं में, रचनाओं में हमें मनोविश्लेषणवादी विचारधारा देखने को मिलती है। बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की आज की क्लास में, बात करेंगे लोहिया दर्शन की आज की क्लास में। इन सभी को शुरू करेंगे, उसमें पहले हम देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब को, अंबेडकर दर्शन को, अंबेडकरवाद को देखेंगे। इसमें देखेंगे उनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, कैसे कैसे उन्होंने दलितों को एक निम्न वर्ग से एक ऊपर वर्ग में, उच्चतम वर्ग में पहुंचा करके समानता का अधिकार दिया है। उन्होंने सिर्फ दलितों की ही मतलब दलितों के लिए ही आंदोलन नहीं किया, दलितों के साथ में जो निम्न वर्गीय और लोग हैं जो दबाए जाते हैं, जिनका शोषण होता है, महिला वर्ग जैसे, ठीक है, निम्न जातियों के और भी वर्ग, सभी के लिए या देश में किसी भी कोने पर जिस भी व्यक्ति पर, जिस भी समाज पर शोषण हो रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, जो कमजोर वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उस सभी के लिए इन्होंने अपना पथ प्रशस्त यानी कि उनका जो जीवन संघर्ष है वो एक योगदान के रूप में सामने आता है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी इनके द्वारा लिखी हुई जो रचनाएं हैं वो अनुदित होकर के वहाँ के दबे हुए समाज को उभारने के लिए यूज की गई हैं, वहाँ प्रचलित में हुई हैं। यहाँ भी हम देखेंगे इनका जो साहित्य है, जो इनकी रचनाएं हैं, किताबें हैं, वो कैसे कैसे हमारे सामने आती हैं। बात करेंगे अंबेडकरवाद की। यहाँ देखो इनसे जुड़े हुए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ शुरू में लिखा हुआ है, पहली लाइन देखो जरा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेख व भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन सूत्र हैं। क्या मतलब है इसका? जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं उनके लेख यानी कि उनकी रचनाएं या उनकी किताबें या उनके जो भाषण, जैसे कि सभा में गए वहां कुछ भाषण दिए, वो क्या है? क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन सूत्र हैं। वो नैतिकता को, क्रांतिकारी वैचारिकता को दिखाते हैं। बात करें भारतीय समाज के साथ साथ संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से विमुक्त कराने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब का दृष्टिकोण व जीवन दर्शन क्या होता है जी? एक उज्जवल पथ प्रशस्त के काम में आता है। भारत के समाज के साथ साथ जो विश्व में कहीं भी किसी अदर देश में जहां भी क्या है, विषमतावादी भेदभाव है, छुआछूत है, ऐसे समाज में जहां भी दमन लोग हैं, जहां दमन हो रहा है, जहां शोषण हो रहा है, जहां लोगों पर अन्याय हो रहा है, इन सभी से, दमन से, शोषण से, अन्याय से मुक्त कराने के लिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जीवन दर्शन है और जो इनका संघर्ष है वो एक पथ प्रशस्त होता है, एक रास्ता दिखाता है उभरने के लिए, निचले लोग को ऊपर लाने के लिए, समानता का अधिकार देने के लिए। अंबेडकरवाद, यहां देखो दूसरा पैराग्राफ देखो, यहां अंबेडकरवाद स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई एक प्रमुख विचारधारा थी जिसने दलितों पर होने वाले शोषण व दमन के विरुद्ध काफी उग्र तेवर अपनाया। अब ये स्वाधीनता संग्राम आंदोलन क्या है? स्वाधीनता संग्राम आंदोलन को हम पहली क्लास में, किन किन बच्चों ने देखी है पहली क्लास, उनको पता है कि पहली ही क्लास में हमने स्वाधीनता संग्राम आंदोलन को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें हमने जाना कि स्वाधीनता संग्राम आंदोलन कहां से शुरू हुआ। देखो यहां मैं बता रहा हूं थोड़ा सा और कि 1857 से इसकी क्या शुरुआत मानी जाती है। कब से? 1857 से।
1857 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन असल में इसकी शुरुआत कब हो जाती है? इसकी शुरुआत एक शताब्दी यानी कि 100 वर्ष पहले 1757 में ही हो जाती है। कब हो जाती है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था और संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। कब हो गया था? सन 1757 में। 1857 से 100 वर्ष पहले धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता गया। उसके बाद में ये जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो बढ़ती गई, अंग्रेजी आधिपत्य बढ़ता गया। 1757 में सिराजुद्दौला, 1764 में मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय, कहाँ? बक्सर का युद्ध, फिर कड़ा का युद्ध, बची खुची जो दीवानी थी वो भी अंग्रेजों के आधिपत्य में या अंग्रेजों को सौंप देता है। उसके बाद में संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों को आधिपत्य जमाने के लिए दो बड़ी रियासतों से और लड़ना था। दक्षिण में मराठे, उत्तर में सिख और मराठों से लड़ना था। लेकिन इनके अंदर भी पारस्परिक या आपसी मतभेद के कारण 1803 में मराठे, 1849 में सिख, ये भी पराजित हो जाते हैं। 1856 में अवध भी अंग्रेजों के आधिपत्य में आ जाता है। 1856 तक की बात हो जाती है। 1856 के बाद में जब संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है, अधिकार हो जाता है, फिर अंग्रेजों की कुरीतियों से, नीतियों से परेशान होकर के जो देसी रियासतें थीं, जो किसान थे, जो सिपाही थे, उन सभी ने एकजुट होकर के 1857 में आंदोलन शुरुआत किया था। पहला विद्रोह किया, आंदोलन की शुरुआत की। तो 1857 में इसको बड़ा रूप मिलता है। तो वहीं से हम मानते हैं 1857 से स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत होती है। उसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर हम हिंदी आंदोलन देखते हैं, नवजागरण देखते हैं, फिर खड़ी बोली आंदोलन देखते हैं, फिर धीरे धीरे आकर के हम आज यहाँ अम्बेडकरवादी दर्शन पर आए हैं। तो अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई थी। एक प्रमुख विचारधारा जिसने दलितों पर होने वाले शोषण व दमन के विरुद्ध का भी उग्र तेवर अपनाया। अम्बेडकरवाद जो है, यहाँ देखो, अम्बेडकरवाद दलित समस्या को भारत की सबसे बड़ी समस्या मानता है। राष्ट्रीय एकता के नाम पर दलित समस्या को टाल देने की प्रवृत्ति उसे स्वीकार नहीं है। अम्बेडकरवाद क्या कहता है कि दलित समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या है और जो राष्ट्रीय एकता के नाम पर दलित की जो समस्या है उसको टाल देते हैं, वो अम्बेडकरवाद को स्वीकार नहीं है। क्या होता था? ये होता था जो राजनीतिक लोग थे, जो नेता लोग थे, वो राष्ट्रीय एकता के नाम पर कहते थे कि राष्ट्रीय एकता बनाएंगे, सबको समान देंगे, सबको समान सम्मान देंगे। राष्ट्रीय एकता के आंदोलन के पीछे चलते चलते जो मेन मुख्य समस्या थी दलितों की, दलित समस्या को वो छुपा देते थे। क्योंकि राजनीतिक लोगों का मेन उद्देश्य क्या होता है? जो मुख्य समस्या होती है उसको छुपा करके उसके साइड में कोई दूसरी समस्या या दूसरा मुद्दा खड़ा करके लोगों का रुख उधर को कर देते हैं। आज के वर्तमान के समय में भी मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? मुख्य समस्या स्वास्थ्य समस्या है, मुख्य समस्या स्वास्थ्य विभाग है, मुख्य समस्या शिक्षा व्यवस्था है, मुख्य समस्या रोजगार है। इन पर कोई बात नहीं करना चाहता। इन पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि ये मुख्य मुद्दे हैं और मुख्य मुद्दों को इनको दबा दिया जाता है। इनके आड़ में दूसरे मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, पारिवारिक मुद्दे, कभी कोई सा मुद्दा, कभी कोई सा मुद्दा उनको खड़ा किया जाता है, जिससे कि जो मेन मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जनता का ध्यान ना जाए। जनता का रुख मेन मुद्दे पर, जो हम इन्होंने बना दिया है, मेन वो है नहीं, लेकिन बना करके मेन सामने इतना हाईलाइट कर देते हैं उसको कि पास वाली चीजें दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। आज के समय में रोजगार पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज के समय में शिक्षा व्यवस्था पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज के समय में स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई, स्वास्थ्य विभाग पर कोई विचार, कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि रोटियां सेकने के लिए बहुत सारी चीजें और भी हैं। जनता को खींचने के लिए, जनता का दिमाग भटकाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, और वो होता है। जनता का दिमाग भटकाया जाता है और जनता का रुख दूसरी तरफ को किया जाता है। मुख्य जो बात है, मुख्य जो मुद्दे हैं, उन पर कोई भी बात नहीं करना चाहता।
आज भी वही हो रहा है और उस समय भी यही हो रहा था। और यही बात को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर साहब ने कहा है, या अंबेडकरवाद की विचारधारा क्या कहती है कि राष्ट्रीय एकता के नाम पर दलित समस्या को टाल देना अंबेडकरवाद को स्वीकार नहीं है। अंबेडकर साहब का एक कथन है, यहां पर लिखा हुआ है, देखो क्या है, मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए राष्ट्र के हित हैं। मेरे खुद के जो भी हित हैं ना, मेरे खुद के जो भी अधिकार हैं, मेरे खुद के अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए राष्ट्र के अधिकार हैं, राष्ट्र के हित हैं। लेकिन अगर बात राष्ट्र के हित और दलितों के हितों के बीच में कोई टकराव की स्थिति आएगी तो वहां मैं दलितों के हितों को वरीयता दूंगा। किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। उनका कहना है कि दलितों के हित और राष्ट्र के हित के बीच में अगर टकराव आएगा तो मेरी वरीयता या मैं जो वरीयता दूंगा वो दलितों के हितों को दूंगा। दमन कौन है? दलित कौन है? जिनको दबाया किसको जा रहा है? दलित को दबाया जा रहा है। अगर मैं अपने व्यक्तिगत हितों की बात करूं तो मेरे व्यक्तिगत हितों से ज्यादा राष्ट्र के हित हैं। किसका कहना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कहना है। बात होती है यहां तक, इससे आगे देखते हैं। यहां इससे आगे कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि देखो यहां अंबेडकरवाद केवल दलितों की ही मुक्ति की बात नहीं करता बल्कि यह महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों की भी मुक्ति पर बल देता है। किंतु यह मार्क्सवादियों की तरह यह नहीं मानता कि मानव समाज की मूल समस्या गरीबी या आर्थिक शोषण है, और न ही नारीवादियों की तरह इस विचार पर बल देता है कि मूल समस्या लिंग विभेद की है। जो अंबेडकरवाद है वो मार्क्सवादियों की तरह यही नहीं मानता कि मूल समस्या आर्थिक शोषण है या मूल समस्या गरीबी है या मानव समाज है। मूल समस्या यह नारीवादियों की तरह लिंग विभेद की नहीं मानता। नारीवादियों से अगर पूछोगे या नारियों से, उस समय की नारियों से अगर तुम पूछोगे तो उनसे सवाल करोगे तुम कि मुख्य समस्या क्या है, तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए, कैसी स्वतंत्रता चाहिए, तो उनका कहना होगा क्या? पारिवारिक स्वतंत्रता। पारिवारिक स्वतंत्रता क्या होगा? स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि परिवार में स्वतंत्रता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमें परिवार के अंदर ही स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पुरुषों के द्वारा उनको दबाया जा रहा है। नारीवादियों का जो मूल समस्या है वो क्या है? वो लिंग विभेद की समस्या है। लिंग विभेद पर जो अलग अलग मतलब लिंग विभेद पर नारियों को कम समझाया जाता है, पुरुषों को ज्यादा समझाया जाता है, वो समस्या नारीवादियों की मूल समस्या है। लेकिन अंबेडकरवाद की जो मुख्य समस्या है वो जातिगत विभेद है। क्या है? जातिगत विभेद है। बाकी समस्याएं जातिगत विभेद से जुड़ी हुई हैं। आर्थिक समस्या, गरीबी समस्या, समाज मानव की समस्या, नारीवादियों की समस्या, लिंग विभेद की समस्या, जो भी जितनी भी समस्याएं हैं, बाकी सभी समस्याएं जातिगत विभेद से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। मेन समस्या, मुख्य समस्या जातिगत विभेद है। यहां पर हमने देख लिए हैं जो अंबेडकर साहब के मुख्य तथ्य थे, उनसे जुड़े हुए सभी पॉइंट जो कि हमारे हिंदी साहित्य में आते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर का जो हिंदी साहित्य में योगदान है। हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है डॉक्टर अंबेडकर साहब का, वो देखते हैं। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें हैं जो लिखी हुई नहीं है, मैं उनको बोलूंगा, उनको लिख लेना। ठीक है, लिखोगे। बात करते हैं, देखो सर्वविविध जो बात है, सर्वविदित बात ये क्या है, या सर्वमान्य बात यह है जिसको सब जानते हैं, वह ये बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा साहित्य की किसी विशेष विधा पर कोई भी रचना नहीं लिखी गई है। विशेष विधा मतलब जैसे कि कविता, जैसे कि कहानी, जैसे कि उपन्यास, जैसे कि निबंध, किसी भी विशेष विधा पर इनकी रचना नहीं लिखी हुई है। लेकिन इनकी कलम से जो भी रचा गया साहित्य है वो बृहद रूप देता है, विपुल रूप देता है, एक बृहद साहित्य का सृजन करता है, जो कि
मूल रूप से जो लिखा गया है वो अंग्रेजी में है। इनका जो साहित्य है मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन जितनी प्रासंगिकता, जितनी प्रचलन इनको उस समय अंग्रेजी के साहित्य, अंग्रेजी में लिखे हुए साहित्य से मिली थी, उससे कहीं ज़्यादा वर्तमान समय में जो हिंदी में लिखा हुआ इनका साहित्य है, इनकी पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा प्रचलन में है, प्रासंगिक हैं। इनका मूल साहित्य, मूल वाङ्मय जो था, मूल वाङ्मय इनका अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन बाद में देश की 8 स्थानीय भाषाओं में उसको अनुवादित किया गया है। देश के ही नहीं, विदेशों में, विदेश के अलग अलग क्षेत्र में, विश्व के अलग अलग देशों में, जहां कहीं भी क्या है, जहां कहीं भी भेदभाव, छुआछूत है, आज भी छुआछूत या भेदभाव मौजूद है, वहां इनका साहित्य एक विस्तार रूप लिए हुए है। ठीक है, इनके कुछ पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, वो मैंने यहाँ लिख दी हैं, ताकि कुछ बच्चों के मन में रहता है कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं, शायद पता चल जाती, तो यहाँ लिख दी है, मन हो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसा कि भारत का राष्ट्रीय अंश पहली किताब है इनकी 1916 में, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि, उनके उपचार, मूल नायक एक साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का केंद्रीकरण। ठीक है, और रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिका है, जनता साप्ताहिक पत्रिका है जो कि सप्ताह में प्रकाशित होती हैं, जाति का उच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता। ठीक है, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, 1940 तक पहुंच जाते हैं, और श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, रनाडे, गांधी, जिन्ना, इन तीनों के ऊपर किताब लिखी है, जिसमें कि रनाडे के ऊपर बात की है, जिन्ना के ऊपर और गांधी जी के ऊपर। ठीक है, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, ये इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, जो जिसमें कि एक सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस ने, गांधी ने जो अछूते हैं, जो दलित हैं, जिनको दबाया जाता है, उनके लिए क्या किया। ठीक है, शूद्र कौन है, शूद्र कौन है, कैसे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र को सबसे नीचे रखा गया है, तो इन्होंने पूछा है शूद्र कौन है और कैसे हैं, उसके ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी है, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। अब यहां तक बात करते हैं 1957 में। ठीक है, ये किताब जो लिखी है इन्होंने, कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और उनके 100 अनुयायी, जो उनके मानने वाले थे, जो उनके फॉलोवर थे, उन्होंने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, उनकी कुछ किताबें हैं जो कि हिंदी साहित्य में हमारा एक योगदान देती हैं, अच्छी खासी किताबें हैं, बहुत ज़्यादा फेमस किताबें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक बात होती है अम्बेडकरवाद की। ठीक है, अम्बेडकरवाद के बाद में हम शुरू करते हैं लोहिया दर्शन को। लोहिया दर्शन किसका है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। ठीक, लोहिया दर्शन पर गांधी जी का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। गांधी जी का प्रभाव, पूरी जिंदगी इनकी गांधी जी के प्रभाव पर, गांधी जी के को फॉलो करते हुए गांधी जी के व्यक्तित्व पर बीत जाती है। इनके पिताजी खुद गांधी जी के अनुयायी थे, वो जब भी जाते थे तो मिलने गांधी जी से, मतलब तो अपने पुत्र को भी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी साथ में ले जाया करते थे। अब जब किसी से भी हम, एक पहले से ही एक सम्मानित व्यक्ति है, एक संघर्षकारी व्यक्ति है, आंदोलनकारी व्यक्ति है, बहुत फेमस व्यक्ति है, उससे हम बार बार अगर मिलते हैं और फिर उस व्यक्ति में हमारे पिताजी की खुद की रुचि भी है, पिताजी हमें बचपन से लेकर जाते हैं, तो हमारी खुद की रुचि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व तक बहुत अच्छे से बन जाएगी। वही सब इसमें दिखाया गया है। देखो यहाँ मैंने इसको पूरा लिख दिया है। ठीक है, यहाँ इसको मैंने पूरा लिख दिया है, इसको पढ़ते हैं और साथ में नोट करते रहना है। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद, जो कि वर्तमान में अंबेडकर नगर जनपद नामक स्थान में हुआ था। वर्तमान में क्या है, अंबेडकर नगर जनपद है। ठीक है, उनके पिताजी श्री हीरालाल
पेशे से अध्यापक थे, हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। कौन थे? इनके पिताजी। ठीक है, जब वे गांधी जी से मिलने जाते थे, नहीं, उनके पिताजी हीरालाल जी गांधी जी के अनुयायी थे। ठीक है, और जब वे गांधी जी से मिलने जाते थे तो पुत्र राम मनोहर को भी साथ ले जाया करते थे। बार बार जब हम किसी से मिलते हैं तो उसका व्यक्तित्व हमारे अंदर समाने लगता है। इसी के कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का गहरा असर राम मनोहर लोहिया पर पड़ता है। पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। पहली बार अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, कौन सा? अहमदाबाद अधिवेशन 1918 में, तो पहली बार पिताजी के साथ उसमें ये शामिल हुए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बात करते हैं उससे आगे, बंबई में मारवाड़ी स्कूल में पढ़ाई के लिए गए। ठीक है, लोकमान्य बात यानी कि सर्वप्रचित बात एक है कि गंगाधर यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन विद्यालय के लड़कों के साथ 1920 में पहली अगस्त को हड़ताल की। पहली बार 1 अगस्त को हड़ताल की, किसके लिए? गंगाधर तिलक की मृत्यु के लिए, विद्यालय के स्कूल के बच्चों को लेकर के। ठीक है, गांधी जी के कहने पर यानी गांधी जी की पुकार पर 10 वर्ष की आयु में स्कूल त्याग दिया गया। गांधी जी के कहने पर 10 वर्ष में ही स्कूल त्याग दिया। ठीक है जी। पिताजी को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के चलते सजा हुई थी। 1921 में फैजाबाद किसान आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई। जवाहरलाल नेहरू जी से मुलाकात होती है, पहली बार होती है। कहाँ होती है? फैजाबाद में होती है। किसके चलते होती है? किसान आंदोलन के चलते होती है। 1921 में होती है। पूछा जा सकता है कि राम मनोहर लोहिया की पहली बार मुलाकात किससे? जवाहरलाल नेहरू से। कहाँ होती है? फैजाबाद में, किसान आंदोलन में 1921 में। ठीक है, ये पूरी की पूरी फोटो छापने का मकसद इतना है क्योंकि इसकी हर एक लाइन में क्वेश्चन छिपे हुए हैं। इनके पूरे जीवन में हर एक साल में जो जो इन्होंने योगदान दिए हैं, जो जो घटनाएं इनके साथ में हुई हैं, उन सभी से जुड़ता हुआ हर एक क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए यहाँ छापा गया है। ध्यान से लिख लेना, बोलते वक्त मुझसे कोई एक लाइन ना छूट जाए, इसलिए लिखते वक्त तुमसे कोई एक लाइन ना छूट जाए, इसलिए हर एक लाइन को यहाँ छापा गया है। बात करते हैं 1924 की। 1924 में प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के गया अधिवेशन में शामिल हुए। गया अधिवेशन हुआ था लेकिन वहां शामिल हुए एक प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, 1925 में पहुंचते हैं। 25 में इन्होंने मैट्रिक्स यानी कि 10th क्लास पास की और इंटर की परीक्षा 2 वर्षीय परीक्षा पढ़ाई करने के लिए बनारस में काशी विश्वविद्यालय में की। कॉलेज के समय ही खद्दर पहनना शुरू किया। 1926 में पिताजी के साथ गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में गए। कांग्रेस का हर एक अधिवेशन लगभग इन्होंने क्या किया है? अटेंड किया है। ठीक है, 1927 में इंटर पास करके आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता जाकर ताराचंद्र स्ट्रीट पर स्थित पोद्दार छात्रावास में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? पोद्दार छात्रावास में। कहाँ पर है ये? कलकत्ता में, ताराचंद्र स्ट्रीट में। क्या है? पोद्दार क्या है? हॉस्टल, पोद्दार हॉस्टल है। और वहां से विद्यासागर कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। उसके बाद में अखिल बंग विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस के न पहुंचने पर राम मनोहर लोहिया ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। लो जी, पहली अध्यक्षता भी हो गई, किसी सम्मेलन की पहली अध्यक्षता भी कर दी गई है। किसकी? अखिल बंग विद्यार्थी परिषद की अध्यक्षता की है। करनी किसको थी? सुभाष चंद्र बोस जी को करनी थी। किसी कारणवश वो ना पहुंच सके तो किसको करनी पड़ी? राम मनोहर लोहिया को करनी पड़ी। ठीक है, 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन होता है जी। ठीक है, 1928 से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, और डॉक्टर लोहिया ने न केवल समाजवाद को भारतीय चिंतन की मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया है, बल्कि उसे मूर्त रूप देने का भी भगीरथ रूप प्रसार किया है। अब इसमें बात करते हैं जो इन्होंने भारतीय चिंतन धारा की जो मूल धारा है उसके लिए समाजवाद को एक रूप दिया है। समाजवाद को सिर्फ समाजवादी विचारधारा नहीं दी, उसको मूर्त रूप भी दिया है। मूर्त और अमूर्त क्या होते हैं जानते हो? जो चीज हमारे सामने है, जिसका अस्तित्व है, जो हमारी आंखों से दिख रही है, वो मूर्त है। जो चीज हमारे सामने नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, बस उसके बारे में महज हमें जानकारी है, वो अमूर्त है।
अलौकिक चीजें जो होती हैं, अलौकिक पारलौकिक जो चीजें होती हैं वो होती हैं अमूर्त, और जो लौकिक होती हैं जो हमारी जानकारी में है, हमें दिख रही हैं, हम देख सकते हैं, वो क्या है, लौकिक होती हैं, वो मूर्त होती हैं। तो समाजवाद को एक मूर्त रूप दिया है इन्होंने, ठीक है। समाजवाद में, समाजवादी विचारधारा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। समाजवादी पार्टी की स्थापना की सभा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसमें उपस्थिति भी रही है, ठीक है। 1928 में कलकत्ता कांग्रेसन अधिवेशन में शामिल हो गए थे और 1928 से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में सक्रिय हुए। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ आंदोलन, 1930 में द्वितीय श्रेणी में बीए पास किया, ठीक है जी। साइमन कमीशन के लिए आंदोलन किया छात्रों को लेकर के, 1930 में द्वितीय श्रेणी में बीए पास कर लिया है, मुबारक हो लोहिया साहब को, ठीक है। अब इसके बाद में इनका जो व्यक्तित्व यहाँ से बढ़ा है, यूरोप जाते हैं, यूरोप से फिर स्वदेश आते हैं, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह से एक एक चीज में इनका जो योगदान रहा है उसको देखते हैं। बात करते हैं यूरोप प्रवास की। 1930 में यूरोप जाते हैं, वहां से फिर ये बर्लिन जाते हैं, ठीक है। बर्लिन में विश्वविद्यालय के नियमों के तहत, नियमों के अनुसार ये वहां अर्थशास्त्र के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर बर्नर जोम्बार्ट को अपना प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया या चुना, और 3 माह में जर्मनी सीखी, 3 माह में जर्मन भाषा सीखी, ठीक है जी। अब उसी के चलते जब ये यूरोप में थे, उसी के दौरान 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, और उसी के दौरान जब नमक कानून तोड़ा गया, उसके चलते इनके पिता को अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा प्रताड़ना मिली थी, या प्रताड़ित किया गया था, या दंडित किया गया था, या फिर कह सकते हैं टॉर्चर किया गया था। उसके बाद इनका स्वदेश आगमन होता है। 1933 में ये स्वदेश आते हैं। स्वदेश में ये कहाँ, मद्रास जाते हैं 1933 में, ठीक है। और जाते वक्त रास्ते में इनका सामान जब्त कर लिया जाता है, और समुद्री जहाज से उतरते ही हिंदू अखबार के दफ्तर में जाते हैं, और वहां पर जाकर ये 2 लेख लिखते हैं। क्या 2 लेख लिखते हैं, जिसके लिखने से इन्हें 25 रुपये प्राप्त होते हैं। क्या लिखते हैं, हिंदू अखबार में जाकर के ये 2 लेख लिखते हैं, जिससे इन्हें 25 रुपये प्राप्त होते हैं, और उसके बाद ये 25 रुपये लेकर के कलकत्ता पहुंचते हैं, ठीक है। कलकत्ता पहुंचते हैं। कलकत्ता में इनके पिताजी के मित्र सेठ जमुना लाल बजाज गांधी जी के पास लेकर जाते हैं, और गांधी जी से कहते हैं कि ये लड़का राजनीति करना चाहता है, ठीक है। तो राजनीति करना चाहता है। उसके बाद में फिर भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका क्या रहती है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के चलते 9 अगस्त 1942 में गांधी जी और उनके अनुयायियों को जेल हो जाती है। जब जेल हो जाती है गांधी जी को और कांग्रेस की अनुयायियों को, तो उसके बाद में डॉक्टर लोहिया ने भारत छोड़ो आंदोलन में एक भूमिका निभाई। फिर उसके बाद भी उसके कुछ चलते इनको भी जेल हो जाती है। जेल होने के बाद में इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। फिर उनके बाद में इन्हें कुछ कहा सुनी पर, कुछ सिफारिशों पर पढ़ने लिखने की अनुमति मिलती है, और उसके बाद में ये कुछ पत्र भी लिखते हैं। उसी के चलते धीरे धीरे फिर ये इनके मतलब उसी दौरान गांधी जी छूट जाते हैं, लेकिन इनको आगरा जेल में क्या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और फिर बाद में इनको क्या जेल से छूट भी जाते हैं। और जेल से छूटने के बाद में ये गोवा पहुंचते हैं। गोवा पहुंचने के बाद में वहाँ एक गोवा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, गोवा मुक्ति आंदोलन। पुर्तगालियों से गोवा को छुटवाते हैं। पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारे ये काम करते हैं, जिसमें हमें इनका एक समाजवादी दर्शन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? समाजवादी दर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये पूरी तरह से समाजवादी हैं, पूरी तरह से इनकी विचारधारा समाजवादी है। बात करते हैं इनके आगे
और क्या महत्वपूर्ण काम है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें जिससे क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन बनता ही है, इनको क्रम से लगाने के लिए भी आता है, इनको बहुत सारी देकर के छांटने के लिए भी आ जाता है कि निम्न विशेषताओं में से डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांतियां कौन सी हैं, छांटिए। तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांतियां या 7 क्रांतियां जिनको बोलते हैं। ठीक है, लोहिया ने ऐसी 5 प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया जिनसे एक साथ लड़ने की आवश्यकता है, एक साथ में जिनसे लड़ा जा सकता है। स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता, त्वचा के आधार पर असमानता, जाति आधारित असमानता, कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन, जैसे कि भारत के ऊपर किसका था? ब्रिटिश था ना, भारत के ऊपर भी ब्रिटिश साम्राज्य था, तो वो क्या था? औपनिवेशिक शासन था। ठीक है, और आर्थिक असमानता, ये पांच क्या है? 5 असमानताएं हैं जिनसे एक साथ लड़ा जा सकता है। 5 क्रांतियां ये हैं, 2 क्रांतियां इनकी और हैं। इन 5 असमानताओं के खिलाफ उनके संघर्ष ने 5 क्रांतियों का गठन किया। इस सूची में इनके द्वारा 2 और क्रांतियों को जोड़ा गया। नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ, और सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग कर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के लिए क्रांति। ये 7 क्रांतियां हैं जिनको सप्त क्रांतियां भी बोला जाता है। लोहिया के लिए समाजवाद का आदर्श थी। ठीक है, यहां तक हमने लोहिया दर्शन को पढ़ा है, अंबेडकर दर्शन को पढ़ा है। ठीक है, तो इन दोनों दर्शन को आज हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आई होगी। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। अपने परिवार से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है पुरानी क्लासें देखना बिल्कुल ना भूलें, जरूर देखें, एक सीक्वेंस बनेगा। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए शिक्षा एम्पायर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ दें। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।